चौधरी मतीन अहमद, वीर सिंह दीगान, वो पार्टी छोड़ के गए अचानक से, तो कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है? मुझे तो सिर्फ अपने स्वार्थ से ज़्यादा उनका कुछ निजी हित उसमें दिखता नहीं है। केवल एमएलए बने रहना या पार्षद बने रहना ही राजनीति नहीं है। फाइट जो है किससे रहेगी आपकी? आम आदमी पार्टी से रहेगी या बीजेपी से रहेगी? देखिए, मेरी जो फाइट है वहाँ ठेकेदार वर्सेस ईमानदारी का चुनाव है। और ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ की जनता ने ये बात की। जानबूझ के कि नौटंकी और अपना पल्ला झाड़ लेना, ये दर्शाता है कि कभी इनके काम करने की नीयत थी नहीं। 2100 रुपये महिला सम्मान योजना की उसकी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस के पास क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो इसका जवाब दे सके? ये सब हम करेंगे उसको, क्योंकि ये जो स्कीम है कांग्रेस ही लेके आई थी। शीला जी की उस स्कीम को ही तो आगे अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया। जैसे मनरेगा को लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी थे यूपीए 1-2 में, याद होगा, और उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी दिल्ली के अंदर फरवरी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार जो है राजनीति पारा भी हाई होने वाला है, या फिर ये कह सकते हैं कि पारा काफ़ी बढ़ चुका है। सर्दी का मौसम है, लेकिन अगर बात करें राजनीति की तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गर्मी दिख रही है। सभी पार्टियां अपनी जीत का दमखम तो भर रही हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे वो फरवरी के अंदर तय किए जाएंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिर किसको वोट देना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सिलसिले पर आज मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और परपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चौधरी जी। अनिल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चुनावी सरगर्मी जो है वो लगातार तेज हो गई है। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है वो खुलकर बैटिंग कर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है अभी खुलकर सामने नहीं आई है। उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन जो मुद्दे उठाने चाहिए अभी कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है। आखिर क्या वजह है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जितने प्रदर्शन धरने पिछले 5 साल में किए हैं, ये दोनों पार्टी मिलकर भी शायद उतने ना बता पाए। हर फेलियर पे, याद होगा जब संक्रमण से दुनिया जूझ रही थी, ये लोग शराब पॉलिसी बना रहे थे। उस शराब पॉलिसी का पर्दाफाश करने वाला कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता और उस समय के अध्यक्ष अनिल चौधरी। सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि 7 एमपी, 8 एमएलए और 200 पार्षद चुप होकर मौन बन के बैठे रहे सदन के अंदर। 200 से ज्यादा पार्षद थे, 3 मेयर थे, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और चुप हैं। भ्रष्टाचार होता रहा। संक्रमण से डर के बैठ सकते हैं। दिल्ली में दंगे हुए, कोई बोला? कांग्रेस पूरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के उन दंगे प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रही थी। किस लिए? शांति बहाली के लिए, सद्भाव के लिए, मोहब्बत के लिए। राहुल गांधी जी खुद अपने साथी सांसदों के साथ ग्राउंड पे। कांग्रेस वो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा मसले उठाए। मेरे रहते हुए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जब थोड़े समय के लिए संक्रमण शांत हुआ, हमने पोल खोल यात्राएं निकाली। हमने लोकल क्षेत्र में जाके छोटी से छोटी परेशानी, गंदा पानी, गंदगी, सफाई, ऐसे ऐसे विषय को भी हमने उठाया। जिन कॉलोनियों में काम नहीं हो रहे थे, सड़कें सीवर नहीं बन रही थी, वो हमने आवाज उठाई। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता चौधरी मतीन अहमद, वीर सिंह दीगान, वो पार्टी छोड़ के गए अचानक से, तो कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है? क्योंकि एक चौधरी मतीन जो है वो एक चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का। देखिए, हमें दुख है, उन लोगों से ये उम्मीद नहीं रख सकते थे हम। दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और कांग्रेस ने खूब मान सम्मान दिया है। वीर सिंह दीगान जी, मतीन अहमद जी जिनका जिक्र किया, मैं उनका आज भी व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके फैसले की मैं निंदा करता हूं। उनको ये नहीं करना चाहिए था। मैं अध्यक्ष था, उनके बेटे को हमने बाई इलेक्शन में टिकट दिया और उनका बेटा जीत के भी आया। फिर उनको हमने जिलाध्यक्ष भी बनाया। तो पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, पार्टी ने उनको मौका दिया, उनकी मेहनत को भी सराहाया। और अब यदि उन्होंने कोई फैसला लिया है तो मुझे तो सिर्फ अपने स्वार्थ से ज़्यादा उनका कुछ निजी हित उसमें दिखता नहीं है। केवल एमएलए बने रहना या पार्षद बने रहना ही राजनीति नहीं है। आप राजनीति में आते हैं, समाज में सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं। जीवन में हार जीत चलती है, जनता जनार्दन वो फैसला लेती है। सवाल ये कि क्या वाकई आप जिस मकसद से, जिन मूल्यों के साथ राजनीति करने आए थे, क्या वो मूल्य अभी भी जिंदा है या समाप्त हो गए? ये तो वो लोग जाने। आपको जो टिकट मिला है वो परपड़गंज विधानसभा से मिला है। फाइट जो है किससे रहेगी आपकी? आम आदमी पार्टी से रहेगी या बीजेपी से रहेगी? देखिए, मेरी जो फाइट है वहाँ ठेकेदार वर्सेस ईमानदारी का चुनाव है। और ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ की जनता ने ये बात करी। 2013 में अरविंद केजरीवाल एक राजनीति बदलने के नाम से इस दिल्ली में लोगों के बीच में आए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई,
जन लोकपाल से लेकर के निर्भया और महिला सुरक्षा की बात की गई, यमुना साफ की बात की गई, डुबकी लगाने की बात की गई, हर घर स्वच्छ पानी की बात की गई। और इन बातों में बहुत सारे लोग अपना समर्थन देते चले गए और जुड़ते चले गए और उन्होंने एक बार नहीं 3 बार सत्ता पे वो काबिज हुए, शपथ ली। सवाल ये है, जो शीला जी की दिल्ली थी, जो पहचान थी विश्व में डेवलपमेंट की, सुंदर शहरों की, लोग आते थे दिल्ली को देखने, वो धीरे धीरे पहचान और खूबसूरती खत्म हो चुकी है। जो शहर सुंदर शहरों में जाना जाता था, आज वो प्रदूषण में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नशे की राजधानी, क्राइम कैपिटल, रेप कैपिटल, चेन स्नैचिंग। आज कहीं पे भी किसी को फ़ोन आ जाए फिरौती के लिए, फिरौती ना मिली तो धाएं धाएं गोली चल जाती है। ये दिल्ली बन गई है। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पुलिस जो है उनके अंडर में नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। 2012-13 निर्भया की एक घटना ने पूरे शर्मसार कर दिया था पूरे देश को, पूरे विश्व की नज़रों में। हर व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा था। जिसके घर में कोई बहन थी नहीं थी, वो भी इस दुख से आहत था। उस समय शीला जी भी इससे अछूती नहीं थी। उनके मन में भी बड़ी भावुकता थी, अपने परिवार, अपनी बच्ची को लेकर के भी संवेदना प्रकट की। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसने उनका भी मजाक उड़ाया और उसने इस दिल्ली को ये वादा किया कि सीएम बहुत कुछ होता है, मुझे मौका दे दीजिए। और शीला जी पे कालिक पोती, मैं सुरक्षा के इशू पे खास तौर से ध्यान दे रहा हूँ, बातें तो बहुत हैं। सो आज अरविंद का ये पलटवार करना, देखिए ऐसा नहीं है कि 2 सरकारें अलग अलग नहीं रही। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कपूर साहब थे, मैं पार्षद हुआ करता था 2002 में। तब भी दिल्ली में ऐसा नहीं कि अपराध नहीं होते थे, तब भी तालमेल से काम चलता था। जानबूझ के कि नौटंकी और अपना पल्ला झाड़ लेना, ये दर्शाता है कि कभी इनके काम करने की नीयत थी नहीं। ये तो आज वही अरविंद केजरीवाल कैसे बयान दे सकता है कि भाई मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। ये बात तो शीला जी ने भी कही थी। याद है अरविंद ने क्या कहा था उस समय कि गद्दी छोड़ दीजिए, फिर एक दिन के लिए मुझे मौका दे दीजिए। अवध ओझा की अगर बात करें तो आपके सामने अवध ओझा हैं, आम आदमी पार्टी से। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। तो अवध ओझा जो है आते के साथ ही शिक्षा की बातें कर रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति किस तरीके से आती है, हम आपको बताएंगे। और जिस तरह से वो मनीष सिसोदिया की भी तारीफ करते दिख रहे हैं कि शिक्षा के अंदर क्रांति लाए हैं मनीष सिसोदिया। तो आप ये बताइए, आपके पास क्या तोड़ है? देखिए, मैं पटपड़गंज का जी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 2002 में पहला चुनाव लड़ा, 2007 में लड़ा, 8 में लड़ा, 13 में लड़ा। मेरी शिक्षा वहीं हुई, मेरे पूर्वजों के हल वहाँ चले, जमीन हुआ करती थी, मेरा बचपन वहाँ बीता, आज भी वहीं हूँ। 2013 में बेशक चुनाव हारा, 15 में चुनाव हारा, मैं आज 10 साल बाद फिर पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सवाल तो ये उठता है कि सिसोदिया जी क्यों छोड़ गए? आज तक आपने सुना है कि कोई अपनी उगी उगाई फसल किसी और को सौंप दे? या सीधे कहूँ कि अपना सबसे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ से वो 100% जीत रहा है और वो किसी और को दे दे। सब सेफ सीट ढूंढना चाहते हैं और ये इतना महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, वो सीट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है। शराब मंत्री जी चुनाव हार गए, वहाँ केजरीवाल साहब चुनाव हार गए, वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अब आप जिस मर्जी को भेजिए, परछाई बना के भेजिए। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, कहते हमें तो साधारण एमएलए ठीक है, हाई प्रोफाइल जो है ना कहीं और ही चले जाएं। अब ये आपके अनुसार होगा जी, बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत बड़े व्यक्ति आए तो माफ़ करना, पटपड़गंज को ये हाई प्रोफाइल नहीं चाहिए। उन्हें तो वो चाहिए जो 16 कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी, जिनमें सीवर सड़क के काम अनिल चौधरी ने कराए बगैर मंत्री रहते हुए। 5 नए स्कूल आपके चैनल के दावे के साथ बोल रहा हूँ, आरटीआई लगा लीजिएगा। एक सेंट्रल स्कूल में अपने क्षेत्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, एक सेंट्रल स्कूल खिचड़ीपुर में खुलवा के आया। सो मैं जो आपसे बात कहूँ ईमानदारी के साथ कहूँगा और यही ईमानदारी आज मेरे साथ है। 2100 रुपये महिला सम्मान योजना की उसकी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। तो कांग्रेस के पास क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो इसका जवाब दे सके? यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस बार सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट से बढ़ाकर जो है वो 400 यूनिट कर देंगे। ये फॉर्म सरकार ने भरवाए। जब सरकार ने फॉर्म भरवाए नहीं तो कोई पॉलिसी है नहीं। मैं भी दिल्ली मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूँ कांग्रेस पार्टी का। हम भी बहुत सारे वायदे जनता के बीच में लेके आ रहे हैं न्याय पत्र के माध्यम से। तो आपने जो कहा कि 200 से 400 यूनिट का घोषणा हमने की है साहब, हम करेंगे उसको।
क्योंकि ये जो स्कीम है कांग्रेस ही लेके आई थी। शीलाजी की उस स्कीम को ही तो आगे अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया। जैसे मनरेगा को लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी थे यूपीए 1-2 में, याद होगा, और उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जब आप 2100 की बात करते हो तो प्रश्न उठने तो लाजमी है कि आप शिक्षकों को परमानेंट करने की बात कह के गए थे, आप ठेकेदारी पे आपने दिहाड़ी मजदूर बना दिया। आपने बसों के अंदर जो गार्ड्स रखे हैं आपने उनको परमानेंट की बजाय आपने उनको दिहाड़ी मजदूर बना दिया। आपने तो पूरी तरह से ठेकेदारी थोप दी दिल्ली के अंदर, उनको तो न्याय नहीं दिला पाए। और जिनको आप 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं साहब, इनके राशन कार्ड में एक नाम दर्ज नहीं कर पाए। पहले ये तो बता दीजिए उनका जो परिवार में जो बढ़ोतरी हुई है उनके नाम कौन जुड़वाएगा, उनको वो हक तो दे दीजिए। केवल आखिरी दिनों में आकर के जिस तरह से 24 घंटे दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी नल से मिलेगा, वो एक नल चला के एक दिन राजेंद्र नगर में आपने स्टंटबाजी कर दी, वो स्टंटबाजी इसमें कर दी आपने। क्या पंजाब में आपने दिया? हो सकता है लास्ट में आकर के फिर वो पंजाब चुनाव से पहले कोई एक किस्त जारी कर दे किसी बहाने से और फिर कह दे देखो मैंने वादा कर दिया। साहब 10 साल हो चुके हैं दिल्ली में। वो वादा भी आपने सुना होगा कि यमुना के अंदर में डुबकी लगवाऊंगा सबके साथ। क्या हुआ उसका? लोग की आप धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आस्था के साथ खेल रहे हैं। और जो आपने जिक्र किया, इत्तेफाक से मैं अभी आ रहा था, मुझे एक बहन मिली, उन्होंने मुझे कार्ड दिखाया। आपके साथी दिखा पाए, यही कार्ड है ना, ये 2100 लिखा हुआ है ना। आप मुझे बताइए, आप भी लेके देखिए, इसमें कहीं सरकार का कहीं लोगो है? जरा नजदीक से और दिखा, कहीं पे इस पे आपको दिख रहा है सरकार, दिल्ली सरकार या कहीं भारत सरकार का लोगो है? ये कौन है? केजरीवाल कवच कार्ड, महिला सम्मान, कौन है? और ये क्या है? चुनाव चिन्ह। ये आम आदमी पार्टी का कार्ड है साहब। ऐसा तो मेरी कांग्रेस पार्टी भी यूथ कांग्रेस में मेंबरशिप कार्ड देती है। ये तो 5 रुपए में बनता है। 5 रुपए का कार्ड है ये, आप डेटा ले लीजिए और प्रिंट निकाल के दे दीजिए। ये तो मेंबरशिप कार्ड मेन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस आज भी देती है हमारे यहाँ। लेकिन आपको इसको कह दो कि ये गारंटी का, ये केवल झूठा कार्ड है, फर्जी कार्ड है। ये साबित करता है कि ना कोई पॉलिसी बनी, ना किसी बहन को इस तरह की सम्मान राशि दी जाएगी। चुनाव से पहले इस तरह का एक खेला गया दाव है जो उल्टा पड़ गया, जो दाव पूरी तरह से उल्टा है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा और की थी कि 18,000 रुपये ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को दिए जाएंगे। उसके तुरंत एक दिन के बाद ही जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने कहा था कि जो इमामों की जो तनख्वाह जो रुकी हुई है वो उन्हें भी जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। मैं तो कहता हूं जो शमशान घाट में और कब्रिस्तान में जो अंतिम संस्कार कराते हैं उनको भी दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए। उनको क्यों छोड़ रहे हैं? कर्मकांड करने वाले पुजारी क्या वो अपना कर्म नहीं कर रहे हैं? साहब देखिए, ये बहुत सारी घोषणाएं चुनाव में होती हैं, अपने गुनाहों को छुपाने का प्रयास है। इस तरह की घोषणाओं में मुझे पूरी तरह से एक राजनीति और एक हार जीत का डर, खौफ दिखता है। और कहीं ना कहीं उन विषय से दूर जनता को ले जाना है। जो प्रश्न इनसे पूछे जाने हैं, जनता की अदालत में पूछे जाने, कि मेरे बेटे का रोजगार का हक कहाँ गया। आज चुनाव नज़दीक हैं, आने वाले हैं, तो लगातार रेवड़ियों का जो बंटने का काम है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आपने भी कुछ घोषणाएं की थी। आप दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आम जनता के बीच में जाएंगे तो वोट किस बुनियाद पर मांगेंगे? हमारा अपना इतिहास, हमारी अपने एक दिल्ली को जो बनाने और उसको पहचान देने का जो गौरवमय इतिहास है उसको हम रखेंगे। और 10 साल में जो धीरे धीरे दिल्ली बर्बाद कर दी, स्वाभाविक है उसके लिए सीधे तौर पर कोई दोषी है तो केंद्रीय सरकार और अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रेवड़ी का जिक्र किया, हमने भी वादे किए, हमने बहुत जगह स्कीम्स को लागू भी कर दिया। राजस्थान में किया, कर्नाटका में किया, तेलंगाना में किया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो एक डिफरेंस था। यहाँ जो सरमाएदार लोग हैं और एक जो बिल्कुल दबा कुचला, जिसमें बाबा साहब ने संविधान के अंदर व्यवस्थाएं दी कि हिंदुस्तान को एक करना है, एक लेवल पे लाना है, तो धीरे धीरे इनको समाज के अंदर वो स्थान देना पड़ेगा रिजर्वेशन के माध्यम से। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाते उनका हक मिलना चाहिए। वैसे कहना चाहता हूँ, आज भी समाज में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती,
उन्हें मदद देने के लिए घोषणाएं होनी चाहिए, ना कि उनको पूरी तरह से उस पर आश्रित करने के लिए घोषणाएं होनी चाहिए। ये बड़ा अंतर है कांग्रेस में और बाकी घोषणाओं में। कांग्रेस इस मुल्क में जब योजनाएं लेके आई, 22 गज के मकान, कोई बड़ा महल नहीं दे दिया था कांग्रेस ने, सर छुपाने के लिए जमीन दी थी इंदिरा गांधी ने दिल्ली के अंदर। जितनी भी तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, सुल्तानपुरी, हिम्मतपुरी, दक्षिणपुरी, ये वो कॉलोनियां जो गरीब इस ठंड में, गर्मी में, खुले में जीवन यापन कर रहे थे, उनको 22 गज। साहब ये सोच क्या, मदद है, उनके जीवन को थोड़ा सा ऊपर लाने का एक हेल्प है, मदद। लेकिन आप उस मदद को आप पूरी तरह से उन लोगों को इस पे आश्रित कर देंगे स्कीम पे, मैं उसका विरोध करता हूं। मदद तो हमारे जीवन में दान पुण्य भी है, किस धर्म में हम मदद नहीं करते हैं? जो जरूरतमंद है उसको उतनी मदद दीजिए कि जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन जी सके। कम से कम मरते हुए आदमी को मदद देके आपने जीवन दे दिया और वो तंदुरुस्त हो गया तो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपना घर चला सकता है, वो मदद होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आप आने के लिए। थैंक यू।